जहां अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। इतना बड़ा धोखा दिया है कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीबीएस भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर उनके साथ ये कैसे हुआ और क्या हुआ। 2 दिन पहले यानी 21 और 22 जुलाई को लगातार ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक न्यूक्लियर समझौता हो गया है। समझौता सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर बम बनाने की आज़ादी देने वाला था अमेरिका, बल्कि ये एक सिविल न्यूक्लियर समझौता था जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल बिजली और दूसरे शांतिपूर्ण चीज़ों के लिए किया जाता है। इस समझौता के तहत अमेरिका सऊदी अरेबिया उसके न्यूक्लियर प्लांट डेवलप करने में मदद करता। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि ये समझौता तो हो गया, मगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्त सामने रख दी है कि समझौता तभी लागू होगा जब सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करेगा। यानी सऊदी अरेबिया को ये तस्लीम करना होगा कि इसराइल एक मुल्क है, उसके साथ तिजारत करेगा, इसराइल की एम्बेसी अपने यहाँ बनाने देगा, सऊदी अरब में बनाने देगा, और ख़ुद भी इसराइल में यहाँ जाकर एम्बेसी खोलेगा इसराइल में जाकर। इसका सीधा मतलब है कि सऊदी अरेबिया को फ़िलिस्तीन के मामले से पूरी तरह पीछे होना हो पड़ेगा। सऊदी अरेबिया को लगा था कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अमेरिका के साथ समझौता कर लेगा और अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना ले। लेकिन ट्रंप ने उस पर इसराइल से रिश्ते नॉर्मल करने की एक शर्त रख दी, जो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ी है। मतलब साफ है कि मिडल ईस्ट में कोई भी समझौता तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक इसराइल उस पर अपनी मोहर ना लगा दे। अमेरिका समझौता कर लेता है, ट्रंप बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देते हैं, बातें कर देते हैं, मगर उसके बाद नेतन्याहू का एक फ़ोन आता है और वो सारे समझौता अपनी जगह पर धरे के धरे रह जाते हैं। गाज़ा का उदाहरण ले लीजिए। वहाँ क्या समझौता हुआ था? समझौता ये हुआ था कि गाज़ा में घर दोबारा बनाए जाएंगे, मगर कितने महीने बीत गए, ना तो वहाँ कोई घर बना, ना कोई विकास शुरू हुआ, ना ही कोई दोबारा घर बना। एक इलाके को बनाए जाने की बात चल रही है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कैंप जैसा होगा, जहाँ रहने वाले एक आदमी और हर एक औरत पर इसराइल की निगाहें रहेगी। कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, सब इसराइल के कंट्रोल के अंदर होगा। इसी वजह से इराक के नए प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे और अमेरिका ने उनके हाथों एक प्रपोज़ल ईरान को भेजा था कि तुम जाओ ईरान के पास और ये कुछ शर्तें मान लेते हैं, जाओ उनको ये दिखाओ। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद बंद कर देंगे ऐसा कहा था अमेरिका ने। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? इस प्रपोज़ल को ईरान ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका ये प्रपोज़ल पूरी तरह से रद्द करते हैं हम ईरान। अब ईरान अच्छी तरह से समझ गया है कि अमेरिका समझौता केवल वक्त लेने के लिए करता है और बेवकूफ़ बनाने के लिए करता है, क्योंकि इसराइल किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहता। अब बात करते हैं इसराइल की। एक मज़ेदार बात की, टाइम्स ऑफ इसराइल की 2 खबरें आई हैं। पहली खबर बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी और उनकी पार्टी की लोकप्रियता कम हो चुकी है। यानी इसराइल के लोग अब नेतन्याहू को पसंद नहीं कर रहे, और अगर चुनाव होता हो तो वो बुरी तरह से हार सकते हैं। जब नेतन्याहू हारने की उम्मीद होगी तो वो कुछ ऐसा करेंगे कि चुनाव टलता रहे और वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। दूसरी खबर यह है कि पार्टी का एक एमपी ने कहा है इस हफ्ते वीकेंड तक ईरान के हमले इसराइल पर हो सकते हैं। इस बात पर नेतन्याहू बहुत नाराज़ हैं कि ऐसा कैसे कह दिया गया, लेकिन ये हकीकत है। पहले भी मैंने आपको एक मरीज के बयान में बताया था कि जिसने उसने कहा था कि फ़िलहाल ईरान से लड़ाई लड़ना बेहतर नहीं है। आपको बता दूं कि ईरान ने कहा अगर इसराइल ने ज़रा भी इधर-उधर करने की कोशिश की तो सीधा हम हमला तेल अवीव पर होगा, मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर देंगे। इसके साथ ही कल और ख़बरें चलाई गई। अमेरिका ने इसराइल से कहा कि जंग के लिए तैयार रहो, क्योंकि अमेरिका अकेला ईरान को संभाल नहीं पा रहा और इसराइल को भी इसमें शामिल होने पड़ेगा। अब आप इन सब बातों में जोर दीजिए। अगर नेतन्याहू और उनकी पार्टी में पॉपुलैरिटी जो घट चुकी है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कोई पूरा नहीं हुआ उनका कोई भी प्लान। लेबनान में बम गिराए लेकिन हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर पाए, और ख़बरें आ रही हैं कि लेबनान से वापस लौटने की बात चल रही है। ईरान को ख़त्म करने गए थे, आयतुल्लाह को ख़ामनाई को शहीद कर दिया, लेकिन ईरान में रिजिम चेंज नहीं हुआ, और जब जंग हुई तो इसराइल को मुँह की खानी पड़ी। इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई और लोग नाराज़ हैं कि उन्हें कुछ दिखा, आसरा नहीं दिखा उन्हें कुछ। अब अगर अमेरिका दबाव में इजराइल से लड़ाई और शामिल होता है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा मिसाइलें बरसेंगी तेल अवीव पर और हाइफा पर हमले होंगे,
और जितनी ज़्यादा तबाही होगी नेतन्याहू का जलवा उतना ही बिखरता चला जाएगा। यही वजह है कि जब लिकुड के एमपी ने कहा कि इस वीकेंड में दोबारा तेल अवीव पर हमले बरस सकते हैं, तो नेतन्याहू को बहुत बुरा लगा, लेकिन ये हकीकत है। अगर ऐसा ही चलता रहा जल्द से जल्द, तो तेल अवीव के आसमानों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलें दोबारा दिख सकती हैं, और तब तक आप टूटे फूटे घर, तबाह दफ्तर और जान माल का बड़ा नुकसान देखेंगे। लेकिन ईरान ने आई फॉरन कहा है। आई फॉरन यानी आंख के बदले आंख पॉलिसी अपनाई है। अगर आपने हमारी आंख निकालने की, तो हम आपकी आंख निकाल लेंगे। अगर आप हमारी तेल सुविधाओं पर हमले करेंगे, तो हम आपकी तेल पे सुविधाओं पर हमला करेंगे। अगर आप हमारे जहाज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम आपके जहाज़ों पर हमला करेंगे। बिल्कुल जैसे को तैसा। फिलहाल ईरान का ध्यान 3 मुल्कों पर केंद्रित है पूरी तरह से। पहला कुवैत, दूसरा बहरीन, तीसरा जॉर्डन। अमेरिका ने कल खुतबा खुर्रम, कोरनाम, जास्क और तेहरान में अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया, जिसके बाद बहरीन और जॉर्डन पर खास तौर पर बीच बीच में कुवैत में ज़बरदस्त हमले हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर में इन तस्वीरों को छापा है कि उसका कहना है कि वेरीफाइड नुकसान है, यानी अमेरिका भी मान चुका है कि उसका ये नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है कि बहरीन का शेख एयरबेस फ्यूल स्टोरेज डिवाइस का गोडाउन जो था वो सब तो जल कर ढेर हो चुका। जॉर्डन का अल अजराक एयरबेस पर हैंगर जो टंगा हुआ था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। ठिकाने निशाने बनाए गए, सब तबाह बर्बाद हो गए। पिछले हमले में जहां अमेरिकी आर्मी ठिकानों को बख्शा गया था ईरान की तरफ से, इस बार लगातार उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि लगातार खबरें आ रही हैं कि अमेरिका सैनिक घायल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। जॉर्डन में तो उन्हें थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तक पूरी तरह नुकसान पहुंचा दिया ईरान ने। ईरान ना झुकने को तैयार है और ना ही दबने को तैयार है, और ना ही वो फिलहाल कोई समझौता करने की बात कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका लगातार घिरता चला जा रहा है। जैसे नेतन्याहू का सपोर्ट बेस घटा है इस टाइम, वैसे ही अमेरिका के जो ट्रम्प के सपोर्ट में बेस था, मागा कहा जाता है, उसे भी लगातार कमी आई है उसमें। वो लोग जंग के खिलाफ चल ले जा रहे हैं, और वो ट्रम्प के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, ख़ास तौर पर आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में। इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। एक साइकोलॉजी पॉइंट यानी मानसिक बैरियर होता है, जिस क्रूड ऑयल की कीमत ने पार कर लिया, घटते घटते 60 से $65 तक आ गया था, लेकिन अब ये $100 पर पार कर चुका है। इसकी बड़ी वजह है कि जो यमन के हूती विद्रोही है, उन्होंने रेड सी में तोड़ फोड़ मचा दी है और शुरू कर दिए तोड़ फोड़। हूतियों ने सऊदी अरब के जहाज़ों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया, जिससे तेल की कीमतें तेजी से आसमान की तरफ चले गए। सवाल ये उठता है कि हूती ये क्यों कर रहे हैं। हूतियों का पुरानी दुश्मनी सऊदी अरेबिया से रहा है, और उन्होंने किसी और के जहाज़ों को नहीं बल्कि सऊदी अरब के जहाज़ों को निशाना क्यों बनाया खासकर। इससे मार्केट में ये अंदेशा फैल गया है कि बाब अल मंदाब बंद हो सकता है। अगर बाब अल मंदाब बंद हो गया, तो मिडिल ईस्ट दुनिया से कट जाएगा। ना वहाँ कोई सामान जाएगा, ना वहाँ से कोई सामान निकलेगा, और वहाँ से तेल और गैस निकलती है, इसका तुरंत असर वैश्विक मार्केट में पड़ सकता है। और क्रूड ऑयल $100 पार पहुँच गया है। ईरान ने हार्मुज को भी क्यों बंद कर रखा है? इसलिए कि उसका नुकसान होता है तो पूरी दुनिया का नुकसान करेगा वो। सबको महसूस हो जाए कि हमारा नुकसान होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा फिर जब तुम्हारा नुकसान होगा। वैसे ही तेल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन अगर बाब अल मंदाब भी बंद होने भी खतरा आ जाए, तो पूरी दुनिया बेचैनी पैदा हो जाती है। हूतियों ने यह काम किया है कि सऊदी जहाज़ों पर हमला करके अमेरिका ने कहा है कि अगर हूतियों ने और नुकसान पहुंचाया तो इसकी जिम्मेदारी ईरान पर तय की जाएगी। हूती किसी से नहीं डरते, क्योंकि जब किसी के पास कुछ खोने को ना हो, सब कुछ तबाह हो चुका, तो वो किसी से नहीं डरते। मुझे नहीं लगता कि हूती अपनी लड़ाई को बहुत लंबा खींचेंगे, लेकिन अगर खींचते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान ने कहा है कि जो हूती है वो बंद करे ये, नहीं तो हम जंग में शामिल हो जाएं। सऊदी अरबिया की इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है। पाकिस्तान तो वैसे भी बिल्कुल धंस चुका है, उसकी इकोनॉमी कुछ नहीं है। पाकिस्तान खुद नहीं खड़ा हो पाया। इतने सारे मोर्चों पर जंग लड़ना पाकिस्तान कैसे अफोर्ड कर सकता है। उधर ओमान कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच लड़ाई ना बढ़े और रुक जाए। वहीं तेहरान से ब्रिटेन और फ्रांस अपनी एम्बेसी खाली कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका तेहरान पर बमबारी की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तेहरान पलटवार कर सकता है,
और मिडल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज़ पर हमला करेगा ईरान। अमेरिका जो एम्बेसीज हैं वहाँ पर कॉलोनिया को निशाना बना सकता है ईरान, या फिर तेल अवीव पर सीधा हमला कर सकता है, और इस लड़ाई का एक बड़ा रीजनल वॉर या फिर विश्व युद्ध में बदल सकता है। पूरी दुनिया की ये मजबूरी हो गई। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं नूरुल्लाह। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।